हम सब इस बात को फील जरूर करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंटरनेट के थ्रू ग्लोबल कनेक्टिविटी हम सब की लाइफ को आसान करती जा रही है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि अगर ये वरदान अभिशाप बन जाए तो तबाही फैल सकती है। और इसी चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिपिक्ट किया था अमेरिकन टेलीविजन सीरीज मिस्टर रोबोट ने, जो मेरे हिसाब से एक अंडररेटेड और रियल लाइफ की मोस्ट एक्यूरेट साइंस फिक्शन कहानियों में से एक है, जिसने बहुतों को अपने डिजिटल सराउंडिंग से अवेयर किया है और अपनी कहानी से इम्प्रेस भी। और आज ये वीडियो मौका होने वाली है इस सीरीज के बारे में और भी बहुत कुछ जानने का, जिसकी रिक्वेस्ट हमें कमेंट्स में कई बार मिल चुकी है, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मिस्टर रोबोट सीरीज फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की वीडियो में पता चलने वाला है कि किस ओरिजिनल हैकर ग्रुप से एफ सोसाइटी को क्रिएट करने का आइडिया आया था। जानेंगे किस किस कास्ट एंड क्रू को ऑनलाइन धमकी मिली थी और उन्होंने उससे निपटने के लिए क्या क्या खुद किया। जानेंगे कितनी रियल है इस शो की हैकिंग और उसे करने के लिए यहाँ पर कास्ट एंड क्रू ने कौन कौन सी तैयारी की थी। कौन है इस सीरीज का वो फैन जिसके फैन हम सब हैं, और साथ ही साथ जानेंगे इस सीरीज के कई सारे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका स्टूडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टर रोबोट सीरीज को क्रिएट किया था इजिप्शियन फिल्म मेकर सैम इस्माइल ने, जहां पर वो बेसिकली हैकर्स, उनकी एबिलिटीज और उनके अंडरग्राउंड कल्चर से इम्प्रेस्ड और इंस्पायर्ड थे। और तकरीबन 15 सालों से वो इस सीरीज को एक्चुअली एक मूवी के रूप में ही डेवलप कर रहे थे, जिस चीज का इंस्पिरेशन उन्हें अपनी होम कंट्री इजिप्ट के अरब स्प्रिंग्स रेवोल्यूशन से आया था, जहां पर लोग एक्चुअली अपनी सोसाइटी को बदलने की जिम्मेदारी उठा रहे थे और अपने अंदर के भी ऐसे ही एक भावना को उन्होंने एलियट कैरेक्टर के रूप में क्रिएट किया। लेकिन अपनी मूवी के प्लान का इनिशियल आइडिया वो ज्यादा लंबे समय तक लेकर चल नहीं पाए और अपने पहले एक्ट के स्क्रिप्ट को लिखते समय उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है और ये बेसिकली एक मूवी में न फिट होकर एक टीवी शो के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और उन्होंने यहाँ पर स्क्रिप्ट में बहुत सारी चेंजेस की, जहाँ पर ओरिजिनली पहले ही एक्ट के अंदर एलियट को अपनी बीमारी के बारे में पता चल जाता, लेकिन यहाँ पर अपने 89 पेजेस की स्क्रिप्ट में से इस 20 पेज के एलिमेंट को उन्होंने पहले एक्ट के एकदम लास्ट में रखा और पायलट एपिसोड को उन्होंने एक नए तरीके से लिखा। और यही पहला एक्ट इस सीरीज का सीजन 1 बना, जिसे लेकर वो कई सारे प्रोडक्शन कंपनीज के पास गए थे, लेकिन इसे फाइनली अमेरिका की यूएसए नेटवर्क ने 10 एपिसोड्स के लिए अप्रूव किया। रैमी मलिक के एलियट के पोर्ट्रेयल ने इस सीरीज के अंदर असल जान डाली, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए तकरीबन 164 एक्टर्स ने ऑडिशन दिया था। लेकिन यहाँ पर सैम इस्माइल की वाइफ, जो उस जमाने में उनकी गर्लफ्रेंड थी, एमी रोजम ने उन्हें बीबीसी के हिट टीवी शो द पैसिफिक में रैमी मलिक के ऑसम पोर्ट्रेयल के बारे में बताया था और यहीं से रैमी मलिक को इस सीरीज के लिए अप्रोच किया गया था। ओरिजिनली पहले इस सीरीज के अंदर एलियट स्वेटशर्ट के साथ साथ एक कलरफुल बैकपैक भी अपने साथ कैरी करते हुए भी दिखता, लेकिन यहाँ पर रैमी मलिक ने एलियट की पर्सनालिटी को ध्यान में रखकर इस बात को सजेस्ट किया कि उसे वन टोन और साधारण कपड़े पहनने चाहिए, जिसके कारण यहाँ पर एक ब्लैक बैकपैक के साथ वो अपने घर से एक बी-स्कॉट ब्लैक हुडी लेकर आए, जिसका इस्तेमाल शो के कुछ एपिसोड्स के अंदर किया गया और ये बेसिकली एलियट का एक सिग्नेचर लुक बन गया, जिसके कारण प्रोडक्शन ने ऐसे ही और 20 ब्लैक हुडीज को ऑर्डर किया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बी-स्कॉट इस शो के रिलीज तक ऐसी हुडीज बनाना बंद कर चुका था। सीरीज के सीजन 1 के अंदर हमने देखा था कि एलियट अपने माहौल से कोप अप करने के लिए मॉर्फिन ड्रग का इस्तेमाल करता है, लेकिन बिहाइंड द सीन इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पर कई सारे विटामिन बी के कैप्सूल्स को पाउडर फॉर्म में बनाया गया था, जिन्हें यहाँ पर एक्चुअली रैमी मलिक स्निफ करते थे। लेकिन ये चीज थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट के अंदर जोना हिल ने भी विटामिन बी को स्निफ किया था और उन्होंने इसे ऐसा खींचा था कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हो सकता है कि सीरीज के एफ सोसाइटी के इंस्पिरेशन ने बहुत सारे रियल लाइफ हैकर्स को एक साथ आकर ग्रुप फॉर्म करने के लिए इंस्पायर किया हो, लेकिन एक्चुअली इस सीरीज की एफ सोसाइटी का मेन इंस्पिरेशन एक प्री एस्टैब्लिश्ड हैकिंग सोसाइटी से ही आया है। और अगर आप भी हैकिंग से जुड़ी हुई चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एनोनिमस हैकर ग्रुप के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसका एक्चुअली फॉर्मेशन 2003 में हुआ था, जहां पर एक्चुअली ये ग्रुप खुद को रिप्रेजेंट करता है गाई फॉक्स के मास्क से, जिसका इस्तेमाल वी फॉर वेंडेटा कहानी में भी हुआ था। ये ग्रुप एक्चुअली अपने कोलैबोरेटिव हैकटिविज्म में विश्वास रखता है, जहां पर ये ग्रुप मेनली
हैक्स और प्रोटेस्ट भी करता है। साथ ही साथ इस ग्रुप ने कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प भी की है और बेसिकली इसी प्रकार की साइबर विजिलेंटिज्म को एफ सोसाइटी का मेन आधार बनाया गया है। वहीं पर दूसरी ओर अगर बात करें ई कॉर्प, जिसे इस सीरीज के अंदर इवल कॉर्पोरेशन के नाम से बुलाया जाता है, इसका भी इंस्पिरेशन मोस्ट प्रोबेबली 2 रियल कंपनी से लिया गया है। पहला तो डेल, जो ऑफ कोर्स एक मेजर कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसे एनरॉन कॉर्पोरेशन की वजह से बैंकरप्सी 2011 में झेलनी पड़ी थी और यही एनरॉन कॉर्पोरेशन इस कंपनी का दूसरा इंस्पिरेशन भी है, जिसने एक्चुअली एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग स्कैंडल किया था और इसी वजह से डेल को बैंकरप्सी झेलनी पड़ी थी। अब कुछ लोग इतने ज्यादा अनोइंग होते हैं कि वो फिक्शन और रियलिटी के बीच का फर्क ही नहीं समझते और उन्हें एक्टर्स और परफॉर्मर्स को अपने कैरेक्टर्स के थ्रू मॉक या ट्रोल करने में बहुत ज्यादा चुल मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ था डार्लिन का रोल प्ले करने वाली कैली चेकिन के साथ, जहां पर कुछ लोगों ने उनके पर्सनल नंबर को ढूंढ निकाला था और उन्हें टेक्स्ट के थ्रू उनके कैरेक्टर डार्लिन के नाम से उन्हें थ्रेट और ट्रोल किया करते थे। लेकिन यहाँ पर कार्ली चेकिन ने इस नंबर को शो के टेक कंसल्टेंट्स को दे दिया और उसके बाद से उन ट्रोलर्स की तरफ से उन्हें कभी भी सुनने का मौका नहीं मिला। वहीं पर जोआना वेलिक का रोल प्ले करने वाली स्टेफनी कॉर्नेल्यूसन को भी कुछ ऐसे ही धमकी मिली थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मामले को अपने हिसाब से ही संभाला और 30 मिनट की गूगल सर्च करने के बाद उन्होंने इस ट्रोलर को उसी के ट्विटर अकाउंट में डीएम करके उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शो किया और फिर उसने कभी उन्हें परेशान नहीं किया। बात अगर लेडीज की हो रही है तो इस सीरीज के अंदर एक और बैडएस लेडी डोमिनिक का रोल पहले एक ओल्डर फीमेल का कैरेक्टर होने वाला था जो अपने रिटायरमेंट के करीब होती। लकीली यहाँ पर शो के मेकर्स अब भी इस कैरेक्टर पर काम कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पर ग्रेस कमर की ऑडिशन को एक्सेप्ट कर लिया। इस शो की फिल्मिंग को अमेरिका के न्यूयॉर्क के सिल्वर कप स्टूडियोज और कोनी आइलैंड में शूट किया गया था और यहीं पर एक्चुअली मिस्टर रोबोट का हाइड आउट बेस भी था। साथ ही साथ पहले सीजन के फिनाले के लिए टाइम स्क्वायर को खाली नहीं करा जा पा रहा था, इसीलिए इसकी शूटिंग अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे हॉलिडे जुलाई 4 के लेट नाइट में शूट किया गया था और बाकी के सीन्स को सेट्स पर फिल्माया गया था। वहीं पर अगर फिल्मिंग की बात हो ही रही है तो जैसा कि इस सीरीज की शूटिंग न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी और जहां पर रियल लाइफ में एलियट का चाइना टाउन वाला अपार्टमेंट था, उसके आसपास के शॉप ओनर्स ने इस शो की पॉपुलैरिटी की वजह से और फैंस की भीड़ जुटने की वजह से अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ा दिए और यहाँ पर एक्चुअली शो ने लोकल बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प की। बात करें अगर यहाँ पर टेक्निकल एक्यूरेसी की तो यहाँ पर एक्चुअली सैम इस्माइल ने बहुत सारे बेहतरीन टेक्निकल कंसल्टेंट्स को हायर किया था, जिसमें शामिल थे फॉर्मर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट एंड फॉरेंसिक मैनेजर कॉर अडाना। साथ ही साथ यहाँ पर एफबीआई कंसल्टेंट माइकल ब्रेजल को भी हायर किया गया था और दर्जन भर से भी ज्यादा टेक्निकल रिसर्चर्स और कंसल्टेंट्स ने इस सीरीज के स्क्रिप्ट के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प की है। और यहाँ पर शो का हैकिंग इतना ज्यादा सटीक था कि साइबर सिक्योरिटी फर्म्स जैसे कि अवास्ट, कैस्पर्सकी, पांडा सिक्योरिटी, अवीरा और प्रोटोलमेन जैसे कंपनीज ने इस शो की बहुत ज्यादा तारीफ की, जहां पर इस सीरीज के अंदर बहुत सारी हैकिंग सीन्स को क्रिएट करने के लिए उन्हें फ्लैश एनिमेशन, जो अब एडोबी एनिमेट के नाम से जाना जाता है, उसमें बनाया गया था। वहीं पर अपने कैरेक्टर्स को और भी अच्छे से समझने के लिए कास्ट एंड क्रू ने कई सारे हैकिंग सेमिनार्स को अटेंड और ऑब्जर्व किया। साथ ही साथ रेमी मालिक ने अपने लिए एक टाइपिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया था ताकि उन्हें शो के अंदर असली कोड को टाइप करने में मुश्किल ना हो। बात करें अगर इस शो के मेजर इन्फ्लुएंस की तो ये शो बहुत सारी मूवी से इंस्पायर्ड है, जैसे कि अमेरिकन साइको, टैक्सी ड्राइवर और द मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है वो थी फाइट क्लब मूवी, जिसमें एडवर्ड नॉर्टन का कैरेक्टर टाइलर डर्डन को अपने दिमाग में ही क्रिएट कर लेता है और बेसिकली यहाँ पर भी एलियट को अपने पिता यानी मिस्टर रोबोट को कुछ ऐसे ही क्रिएट करते हुए दिखाया गया था। हम में से और आप में से बहुत लोग होंगे जो इस शो के बहुत बड़े फैन बने होंगे, लेकिन एक ऐसा फैन भी है जिसकी फैन शायद पूरी दुनिया है और हम यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बात कर रहे हैं, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आयरन मैन / टोनी स्टार्क के रूप में नजर आए हैं। जहाँ पर इस शो को देखने के बाद वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने रैमी मलिक को पर्सनली ईमेल भी किया था, लेकिन यहाँ पर रैमी मलिक को ऐसा लगा था कि उनके साथ यहाँ पर कोई मजाक कर रहा है। फाइनली किसी ने उन्हें इस बात को समझाया कि एक्चुअली रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही थे जिन्होंने उन्हें ईमेल किया था और इस बात को जानने के बाद यहाँ पर रैमी मलिक ने उन्हें अपने शो के सेट पर इनवाइट किया।
बात करें अगर इस सीरीज के अचीवमेंट्स की, तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, जहां पर 2015 से लेकर 2021 तक ये शो न्यूमरस अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हुई और इसने कई अवार्ड जीते भी, जिसमें 2016 में 73rd गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में इस सीरीज को बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा का अवार्ड मिला। साथ ही साथ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए यहाँ पर क्रिश्चियन स्लेटर को अवार्ड दिया गया। और तो और 6th क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के अंदर बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट एक्टर इन ड्रामा सीरीज रमी मलिक को और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड क्रिश्चियन स्लेटर को दिया गया। साथ ही साथ इसने 2016 में 2 प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीते, जिनमें शामिल थे आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज रमी मलिक और आउटस्टैंडिंग म्यूजिक कंपोजिशन फॉर द सीरीज। और एक बार फिर से 2020 में भी प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में इसके सीजन 4 को आउटस्टैंडिंग इंटरैक्टिव एक्सटेंशन ऑफ अ लीनियर प्रोग्राम का अवार्ड मिला। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मिस्टर रोबोट सीरीज फैक्ट्स। ऑनेस्टली अगर कहूँ तो इनिशियली मैंने जब इस शो को देखा था तो मुझे कुछ खास ज्यादा समझ में नहीं आया था, लेकिन रिसेंटली मैंने इस सीरीज को री-वॉच किया एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत अंडररेटेड शो है जिसे हर किसी को ट्राई जरूर करना चाहिए। और ये आपको Amazon प्राइम की सब्सक्रिप्शन पर लीगली देखने को मिल सकता है। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और आप इस सीरीज से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।